हेलो गाइस, चलिए अब हम रिंग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है हमारे पास, वो क्या है? वेडरमान्स थ्योरम। ठीक है, जो वेडरमान्स थ्योरम है ये क्या कहता है कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है, ओके, वो क्या होता है? वो एक फील्ड होता है। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि अगर हम फील्ड की बात करें, ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन की बात करें, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हर फील्ड क्या है? एक इंटीग्रल डोमेन है। ओके, ठीक है, एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। जो भी फील्ड है, चूँकि वो फील्ड आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि फील्ड में इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी आती ही आती है। ठीक है, तो जो भी आपका एक फील्ड है वो क्या है? वो आपका इंटीग्रल डोमेन है। ओके, इंटीग्रल डोमेन यानी कि आईडी। ठीक है, जो भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है, बट हर इंटीग्रल डोमेन जो है आपका वो फील्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन आपका फाइनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है? फाइनाइट अगर आप ले लेते हैं इंटीग्रल डोमेन, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो आपका फील्ड हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने विनन बता दिया है। इस विनन से आपको दिख रहा होगा कि जो भी फील्ड है वो क्या है? वो इंटीग्रल डोमेन के अंदर आता है, यानी वो इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन ऑलवेज एक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का सबसेट है फील्ड। ओके ओके, लेकिन फील्ड में आप देखेंगे कि सिर्फ वही सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिल जाता है, जबकि इंटीग्रल डोमेन में ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ। इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग थ्योरम है हमारे लिए, तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे और इसको आपको अच्छे से समझ करके याद कर लेना है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट हम लोग ले एक सेट लेते हैं डी, x1 x2 x3 शो ऑन xn। ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, चूँकि मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पे जो कोई भी दो एलिमेंट क्या है आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, कोई भी दो एलिमेंट क्या है आपस में इक्वल नहीं है। मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। ये क्या है आपका? इज़ एन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU। ठीक है, और प्लस आप कह सकते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यानी जो आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है वो प्रॉपर्टी। तो CRU और विदाउट जीरो डिवाइजर अगर मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको कि ये जो है आपका इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर है? तो यानी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज़ ए फील्ड। ठीक है, तो हमको शो क्या करना है कि मेरा जो D है वो क्या होगा? एक फील्ड होगा। ठीक है, टू शो D इज़ ए फील्ड, ये हम लोग का टास्क हो गया। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेट अस डिफाइन, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक सेट। लेट अस डिफाइन S इज इक्वल टू AX1 AX2 AX3 सो ऑन AXN। मैंने एक नया सेट बनाया है। ठीक है, D का ही एलिमेंट्स लिया है, लेकिन सब में सबको A से मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब इस सेट के बारे में मैं क्लेम करता हूँ कि वी क्लेम दैट मैं दो क्लेम करता हूँ। नंबर 1 ये कि S जो है वो D का सबसेट है, और नंबर 2, ठीक है, जो एलिमेंट है इसका वो डिस्टिंक्ट है। एवरी एलिमेंट ऑफ S आर डिस्टिंक्ट, सारे जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये दो मैं क्लेम करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस क्लेम को हम लोग ये करते हैं, प्रूफ करते हैं कि हमारा ये क्लेम जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है आपका? सिंस जी जो है हमारा वो क्या है? इज़, वो चूँकि इंटीग्रल डोमेन है तो यानी वो क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है ना, तो D इज़ क्या है? कम्यूटेटिव, D इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा, और
अच्छा, ये जो मैंने डिफ़ाइन किया है तो ये मैंने ए कहाँ से लिया, मैंने ए के बारे में लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये बात छूट गया यहाँ पे। ए जो है ना मेरा कोई डी का नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी इसमें से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट क्या ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिलोंग्स टू डी। ओके, ए जो है वो नॉन जीरो है और ये डी से बिलोंग करता है, और ये क्या है आर्बिट्रेरी है, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये हो गया कि दैट इज़ क्या ए इक्वल टू कोई भी एक्स के जैसा ये होगा, क्योंकि ए डी का जो एलिमेंट है वो x1 x2 है, तो कोई भी इसमें से अगर हम ए लेते हैं तो ए मेरा कोई सम एक्स के जैसा होगा, ठीक है। फॉर सम जो के होगा आपका क्या होगा 1 से लेकर के इनके बीच में होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात यहाँ पे छूट गया था, मैंने इसको डाल दिया। अब देखिए डी मेरा क्या है कम्यूटेटिव है, ठीक है, एंड, और जो मैंने ए लिया है वो भी डी से ही लिया है, ठीक है। अच्छा, ए डी से लिया है, एल्सो आप देख रहे हैं कि डी के पास जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सारा एक्स आई फॉर्म का है, एक्स आई बिलोंग्स टू डी। ओके, तो फॉर आई इक्वल टू 1 to n, तो जो भी आई है मेरा 1 से n तक सारे आई के लिए एक्स आई जो है वो डी का एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए अगर ए डी का एलिमेंट है और एक्स आई भी डी का एलिमेंट है तो क्या होगा, यहाँ से ए एक्स आई भी क्या आ जाएगा आपका डी का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ये लग रहा है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, चूँकि डी क्या है एक रिंग है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो आफ्टर ऑल एक रिंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सारे ही आई के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, फॉर ऑल 1 से आई एन तक सारे आई के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स आई मैंने सारा ही इसमें से लिया हुआ है, तो ए एक्स आई भी क्या हो जाएगा इसी का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि जो ए एक्स आई है फॉर ऑल 1 to n, यानी ये सारा एलिमेंट क्या है, कोई अलग एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या है डी का ही एलिमेंट है, ठीक है। ओके, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर एवरी ए x1 ए x2 डॉट 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 ए एक्स एन, ठीक है, ये पूरा जो एलिमेंट है ये क्या है बोलो, ये है आपका आर एलिमेंट्स ऑफ डी, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ डी है, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से तैयार किए हैं कि सारा ही डी का ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि इस जो है वो डी का सबसेट है, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्लेम था कि अगर हम इस तरह का कोई सेट डिफाइन करते हैं अंडर दिस कंसिडरेशन, ठीक है, इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में अगर हम इस तरह का कोई सेट तैयार करते हैं तो वो सेट मेरा डी का सबसेट होगा, ठीक है, नो डाउट। पहला वाला हो गया। आइए सेकंड क्लेम को हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्लेम में हमारा कितना दमखम है, ठीक है। तो हमने जो सेकेंडली जो हम लोगों ने क्लेम किया है वो क्या किया है कि जो इसका एलिमेंट है, सारा ही एलिमेंट इसका क्या है वो आपस में डिस्टिंक्ट है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, सारे एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट इफ़ पॉसिबल, इसको हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं ना कि अगर हम लोग इसका काउंटर ले लेते हैं कि हमको सारा एलिमेंट को डिस्टिंक्ट दिखाना है, तो हम ले लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट इसका इक्वल है, ए एक्स आई इक्वल टू ए एक्स जे, ठीक है, फॉर सम आई और जे मेरा जो है वो 1 और n के बीच में होगा और इक्वल नहीं है। तो i और j मेरा जब इक्वल नहीं है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग सफिक्स i और j के लिए हम लोगों ने सपोज कर लिया कि क्या है ए एक्स आई इक्वल टू ए एक्स जे है। देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स आई इक्वल टू एक्स जे। क्यों? इसलिए कि कैंसिलेशन ना एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ ठीक है होल्ड्स इन इंटीग्रल डोमेन चूँकि हम लोग डील कर रहे हैं तो इंटीग्रल डोमेन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो ए को कैंसिल समझ लीजिए, तो एक्स आई इक्वल टू एक्स जे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका कि आई और जे क्या है आपका इक्वल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि आपने शुरू में ही लिया है कि एक्स आई और एक्स जे जो है वो इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल होता है तो दैट मीन्स चूँकि ये इक्वल नहीं है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, तो अगर ये इक्वल होता है तो यानी आई इक्वल टू जे हो जाएगा, जो इस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है।
तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स AXI नॉट इक्वल टू AXJ फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ S इज डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से ये भी बात कंफर्म हो गया कि जो S के सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो यानी कि हम लोग का जो दोनों क्लेम था ना वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर दोनों क्लेम करेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि S मेरा D का सबसेट है, और दूसरा ये कि जो एवरी एलिमेंट है इसका वो डिस्टिंक्ट है। एवरी एलिमेंट ऑफ S इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ से आप देखिए कि पहले तो S जो है वो D का सबसेट है, और दूसरा ये है कि S जो है उसका सारा एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट है। तो दस वी कैन से हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि S और D क्या है, आपस में इक्वल है। क्योंकि दोनों देखिए फाइनाइट, दोनों जो है आपका फाइनाइट है, ठीक है। सिंस क्या, D इज़ फाइनाइट, D आपका फाइनाइट है, ओके, और S भी फाइनाइट है, और दोनों का जो कार्डिनलिटी है, दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों का कार्ड इक्वल है, ठीक है। तो कार्ड भी दोनों का इक्वल है, और दोनों के सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, और एक दूसरे का वो सबसेट भी है। तो डेफिनेटली क्या हो गया, S हमारा D के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब देखिए D आपका कम्यूटेटिव है विथ यूनिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका S भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। 10 S इज कम्यूटेटिव विथ यूनिटी, ठीक है। क्यों, इसलिए कि जो आपका D है वो क्या है, वो आपका इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव भी होगा, यूनिटी भी उसके पास होगा, ठीक है। तो S भी हमारा क्या आ गया, कम्यूटेटिव आ गया, एंड इसके पास क्या आ गया, यूनिटी आ गया, ओके। अगर इसके पास यूनिटी है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। दिस मीन्स इसका ये मतलब हो जाएगा कि, ठीक है, फॉर सम मैं कोई नंबर ले लेता हूँ M, ठीक है, जो M और 1 और N के बीच में है, ठीक है। सच दैट क्या होगा, AXM इक्वल टू XM इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ओके। अगर इसके पास यूनिटी है इसके पास में, तो X के लिए इसका जो एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके देखिए सारे ही एलिमेंट क्या हैं आपको, AX1 AX2 इस तरह के फॉर्म के हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके पास यूनिटी है तो कोई ना कोई यूनिटी भी चूँकि उसी में बिलोंग करेगा, तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट जो है AXM कहिए या XMA कहिए, ठीक है, इस फॉर्म का वो 1 के क्या होगा, इक्वल होगा, यूनिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 फॉर A नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। A चूँकि नॉट इक्वल टू 0 है तो XM इसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। फॉर A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू G हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स XM, ओके, बिलोंग्स टू D, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A जो मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट था D का, नॉन जीरो एलिमेंट, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है। क्योंकि यूनिटी मिलने का मतलब क्या है कि XM क्या है, वो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर S के पास में यूनिटी है तो यानी S का जो एलिमेंट है इस फॉर्म का, ठीक है, इसको इस फॉर्म का बोलिए या इस फॉर्म का बोलिए, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दोनों मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि इस तरह का एलिमेंट तो ऑलरेडी S के पास में है। आप देख चुके हैं कि सारा ही एलिमेंट क्या है आपका AXM फॉर्म का है, ठीक है, फॉर ऑल 1 to n आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो चूंकि ये कम्यूटेटिव है, यानी कि ये अपने इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा कि AXM को हम लोग XMA लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, तो यूनिटी एलिमेंट है यानी कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो A मेरा नॉन जीरो एलिमेंट लिया गया था D का, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, उसके पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है। कौन, XM, और वो भी D में है। तो चूँकि ये आर्बिट्रेरी है A, इसका मतलब है कि D के हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि D आपका फील्ड है, ठीक है। 10 every
नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ऑफ डी हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी इज़ ए फील्ड। तो काफ़ी आसान था इसको प्रूफ करना, ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और ये आपके लिए उससे बड़ा क्या है कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा कि जैसे हम लोग को ये पता था कि सारा ही फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। मतलब जब फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है, जो कि इसका ये सबसेट है, ठीक है, लेकिन कन्वर्स जो है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। जैसे कन्वर्स है वो नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑलवेज करेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप फाइनाइट की बात करते हैं, ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में ये बात करेक्ट हो जाता है कि ये भी क्या होगा, एक फील्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छा लगा होगा, इसको आप अच्छे से याद करके समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और थ्योरम है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछा जाता है। जैसे हम लोग अभी ये प्रूफ किए कि एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल डोमेन ये जो क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग बात करेंगे गैलियन की, ठीक है, तो गैलियन जो है इंटीग्रल डोमेन को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लेते हैं, CRU। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया कि CRU के लिए भी ये थ्योरम करेक्ट हो गया, फाइनाइट CRU के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है आइन हस्टिन की बात करें तो वो इंटीग्रल डोमेन को क्या करते हैं, विथ यूनिटी नहीं लेते, ठीक है, वो जो है सिर्फ ठीक है, तो वो जो है वो सिर्फ कम्यूटेटिव की बात करते हैं ना, कम्यूटेटिव रिंग की, ठीक है। तो अगर हम लोग इस थ्योरम को थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें यूनिटी खुद ब खुद चल के आ गया, मतलब आपने CRU की बात कर ली तो ये CRU ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है, और आपने इस यूनिटी का फ़ायदा ले लिया फ़ौरन से। तो इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि अगर सिर्फ हम कम्यूटेटिव रिंग की बात करें, यूनिटी की बात ना करें, ठीक है, तब भी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग जो होगा विदाउट जीरो डिवाइज़र, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, ठीक है, मिला देंगे। यानी इंटीग्रल डोमेन को इस तरीके से अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, जैसा कि आइन हस्टिन ने किया है। आइन हस्टिन ने क्या किया है कि इंटीग्रल डोमेन को जो है वो लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन जो है हमारा वो विदाउट यूनिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम उनके हिसाब से चलें तो उनके हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग थ्योरम बन सकता है। हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है, कि एक फाइनाइट जो कम्यूटेटिव रिंग है, एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग ले लेते हैं, विदाउट ले लेते हैं जीरो डिवाइज़र, और फिर इसी को प्रूफ करते हैं कि यही एक फील्ड होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस थ्योरम को मैं स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनिटी ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो यूनिटी को मैं हटा करके भी इस थ्योरम को आपको दिखाता हूँ कि ये थ्योरम हमारा करेक्ट होगा और आपके लिए एक और भी मजबूत हथियार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करने चला हूँ किसका, थोड़ा मैं हाइपोथेसिस को वीक कर रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथेसिस जो हमारा था, हाइपोथेसिस को मैं वीक कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरा हाइपोथेसिस वीक हो जाएगा तो मेरा जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग थ्योरम, ठीक। कैसे वीक कर रहा हूँ मैं हाइपोथेसिस को, तो मैं ओमिट कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ किसको, यूनिटी वाले प्रॉपर्टी को। यूनिटी जो प्रॉपर्टी है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो थ्योरम क्या बनेगा, तो थ्योरम बनेगा कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, CR विदाउट जीरो डिवाइज़र, विदाउट जीरो डिवाइज़र, यानी वही हाई स्कूल अलजेब्रा, ठीक है, इज़ ए फील्ड। हाँ, लेकिन ये फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट, क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोग का थ्योरम बन रहा है। तो आइए देखिए इस थ्योरम को भी हम लोग डील करते हैं। क्या होगा थ्योरम हमारा थ्योरम बन जाएगा, ठीक है, ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग यानी CR, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइज़र्स, यानी आपका हाई स्कूल अलजेब्रा, ठीक है, इज़ ए फील्ड। ये अच्छे से आप मत लिखिएगा, ये तो मेरा अपना जो है एक आपको समझाने का अपना स्टाइल है, ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे समझ के रखिए।
आइए इसका भी देख लेते हैं प्रूफ। विदाउट यूनिटी हमको क्या हो पाता है, ये हम करते हैं। ठीक है, देखिए इस केस में फिर से हम लोग चलिए ले लेते हैं एक फाइनाइट सेट लेते हैं, डी इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि xi नॉट इक्वल टू xj है। ठीक है, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, जैसा पिछले हम बार हम लोगों ने लिया था। ये क्या है हमारा, बी ए कम्यूटेटिव रिंग, फाइनाइट, बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, सिर्फ इतना ही माना हम लोगों ने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके पास है और ये क्या है आपका फाइनाइट है। ठीक है, अच्छा फिर से इसका एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ए नॉन इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डी इज़ आर्बिट्रेरी। ठीक है, एक एलिमेंट हम ले लिए ए का, डी का ए, तो ए जो है जाहिर सी बात है कि सम इसके किसी फॉर्म का होगा। ठीक है, फिर से डिफाइन कीजिए सेट को, डिफाइन सेट एस इज इक्वल टू ए x1 ए x2 ठीक है डॉट 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 ए xn, ऐसा मैंने डिफाइन कर लिया। क्लियर है? ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पिछले बार क्लेम किया था, तो हम लोग क्लेम करेंगे क्या कि नंबर 1 के इस जो है वो सबसेट है डी का, और नंबर 2 ये कि इस जो है हैज़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, हैज़ डिस्टिंक्ट एन एलिमेंट्स। ठीक है, एन एलिमेंट्स। तो ये क्लेम हमारा पिछले बार के जैसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो यूनिटी का यूज़ नहीं है, तो सिर्फ यूनिटी का जहाँ पे यूज़ किया है उसको हमको यहाँ पे ठीक करना है। तो देयरफॉर वो हमारा जो आया था कि एस इक्वल टू डी, ये हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो एस इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नाउ ए मेरा क्या है, डी का एलिमेंट है। ठीक है, और डी मेरा क्या हो चुका है, एस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सम ए एक्स एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझिए, ए एक्स एम क्या है, ए एक्स एम एस का एलिमेंट है, और ए क्या है, डी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और ए भी इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, तो चूंकि दोनों सेट बराबर हो चुका है, तो फॉर सम वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए एक्स एम। क्लियर? ठीक है, ए इक्वल टू ए एक्स एम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके।